हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री जेई नीट। आई एम जगबीर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रियल गैसेस के बारे में। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रियल गैसेस। देखो, रियल गैसेस की टेंडेंसी क्या है, जो एक्चुअल में गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं, ठीक है, हम इन पर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं जिससे ये आइडियली बिहेव करें। आइडियल गैस जैसी कोई गैस नहीं होती है, रियल गैस ही कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। रियल गैस आइडियल गैस की जो लॉज हैं उन्हें फॉलो नहीं करती, ये डेविएट करती हैं उनसे। अब उसका रीज़न क्या है कि ये डेविएट करती हैं, समझने के लिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की टेंडेंसी क्या है, इससे कैसे अफेक्ट हो जा रही है, कैसे डेविएट कर पा रही है आइडियल गैस से, उसके लिए जो मेन फिनोमेना काम आ रहा है वो है हमारा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। क्या है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस? देखो, हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही प्रेशर अपना मॉडरेट रेंज का है, मतलब प्रेशर बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रेशर क्या है, एक मॉडरेट रेंज में है। अगर प्रेशर मॉडरेट है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में एक पर्टिकुलर लिमिट तक एट्रैक्टिव टेंडेंसी रहेगी, मतलब एट्रैक्शन फोर्स जो रहेगा वो डोमिनेट करेगा। इससे समझते हैं इसको, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, सेम वही पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो इधर क्या है ये, द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सेपरेशन। हाई पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द इंटरेक्शन बिटवीन देम आर स्ट्रांगली रिपल्सिव। देखो क्या हुआ कि पहले जब एक पर्टिकुलर अप्रोचेबल डिस्टेंस पे हैं, ये एक पर्टिकुलर अप्रोचेबल डिस्टेंस पे हैं तो एट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, और ये क्या करेंगे, पास आएंगे एक लिमिट तक। उस लिमिट तक जब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज नहीं हो गई, यहाँ तक इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया और ये पास आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, ठीक है। इस लिमिट पे आके हुआ क्या, इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज है और इस जब तक ये पास आ सकते हैं उस लिमिट तक, ठीक है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम रहे होते इस कंडीशन में तो इसी पॉइंट को हम कह देते हैं यहाँ पे ही कि बॉन्ड एनर्जी रही होगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर एसोसिएटेड रहती है। अभी उस बात में नहीं जा रहे हैं, हम रियल गैस की स्टडी कर रहे हैं तो इसी पर रहते हैं, ठीक है। होगा क्या कि इस लिमिट के बाद में जैसे ये और पास आए, एक पर्टिकुलर लिमिट तक जब ये पास आ चुके हैं, ठीक है, अगर ये और पास आए इसके बाद में तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन डोमिनेट करेगा। मतलब मैं प्रेशर इतना अप्लाई कर दूं उसके बाद में कि प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ, और पास क्यों आएंगे, प्रेशर की वजह से पास आएंगे, ठीक है। पहले एक मॉडरेट रेंज का प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से क्या था, इनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था। फिर मैंने और प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और पास में आने की टेंडेंसी रखेंगे। जब बहुत ज़्यादा पास में आ जाएंगे तो रिपल्सन डोमिनेट करेगा। रिपल्सन किसके बीच में हो रहा होगा, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में और दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा वो डोमिनेट करेगा उसके बाद में। और क्या होगा, वो एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, मतलब उस लिमिट से ज़्यादा पास में तो आ ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, एकदम से सडनली एनर्जी राइज कर गई हमारी, ठीक है। समझ में आ रहा है, बात समझ में आई क्या कह रहे हैं हम? वापस समझते हैं, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं हम, पढ़ते हैं एक बार। Repulsive forces are significant only when molecules are almost in contact. रिपल्सिव फोर्स तब सिग्निफिकेंट है हमारे जब मॉलिक्यूल्स बहुत मैक्सिमम जितने पास में आ सकते थे उतने पास आ चुके हैं। दे आर शॉर्ट रेंज इंट्रैक्शंस, बहुत ज़्यादा पास में जब हैं, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट रेंज इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। Repulsions can be expected to be important only when the average separation of the molecules is small. जब बहुत पास पास में तभी उसकी बात कर रहे हैं, एक ही बात को लिखा हुआ है। दिस इज़ द केस, अब जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, दिस इज़ द केस एट हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होगा मतलब मॉलिक्यूल ने क्या किया है, बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो जितने पास आ सकते थे उतने पास आ चुके हैं, तो उस टाइम पे उनके बीच में कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। बात समझ में आई?
और दूसरी बात अगर कर रहे हैं हम कि एट्रैक्टिव फोर्स कब इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, तो जो मॉडरेट प्रेशर रहेगा उस कंडीशन में जो हमारे एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूर हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है वो, ज़्यादा पास भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर प्रेशर और कम हो जाए, मैं मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहा था अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए एट लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि व्हेन द सैंपल ऑक्यूपाइज अ लार्ज वॉल्यूम द मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दैट द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, उस कंडीशन में उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, जो कि कंडीशन किसके लिए होती है, हम बात करते हैं आइडियल गैस के लिए, कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। मतलब बात समझ में आई। यहाँ तक 3 रेंज की बात की है मैंने। अगर प्रेशर मॉडरेट है, एक बात कर रहे हैं, अगर प्रेशर मॉडरेट है, ठीक है, प्रेशर अगर मॉडरेट है तो क्या होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूसरे को अप्रोच करेंगे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे मतलब अट्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन डोमिनेट। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, अट्रैक्शन डोमिनेट। अगर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर हाई है, इसका मतलब मॉलिक्यूल जितने प्रेशर हाई है मतलब वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पास पास में आ चुके हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज़्यादा पास पास आ चुके हैं तो मतलब कौन सा जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगा। इस केस में जो फोर्स डोमिनेट करेगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। समझ पा रहे हैं बहुत आराम से। और अगर जो प्रेशर है हमारा बहुत कम है, इफ़ प्रेशर इज़ वेरी लो मीन्स वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, प्रेशर बहुत कम है तो मतलब वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रह जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ, उस केस में किसकी तरह बिहेव करेगा। अगर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो वो अप्रोच भी नहीं करेंगे और ना ही चीज़ें अफेक्ट होंगी, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करते हैं। यहाँ हमने कुछ टर्म इस्तेमाल किए, हम बात कर रहे हैं लो प्रेशर पे उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ हमने बात की कि अगर मैं मॉडरेट प्रेशर की बात करूँ, मतलब सेपरेशन ज़्यादा नहीं है पार्टिकल के बीच में, तब एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे मैं बात करूं तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम है, तो उस केस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ये पूरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है और बहुत आराम से हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंप्रेशन फैक्टर, एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो क्या है। अब देखो कंप्रेशन फैक्टर क्या है, बहुत आराम से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, Z ऑफ अ गैस इज़ द रेशियो ऑफ इट्स मेजर्ड मोलर वॉल्यूम टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस। क्या बात कर रहे हैं हम कि मोलर वॉल्यूम का रेशियो है, Z क्या है हमारा, सॉरी Z क्या है, मोलर वॉल्यूम का रेशियो है। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर मोल। ठीक है, तो मतलब VYN को क्या लिख रहा हूँ मैं, VM लिख रहा हूँ। क्या है ये, VM रियल, Y VM आइडियल। बात समझ में आई। Z क्या है, VM रियल, Y VM आइडियल। ठीक, ग्राफ पढ़ना सीख लिया हमने कि पहले क्या है, ये जब मॉडरेट प्रेशर की रेंज है तो एट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही एट्रैक्शन एक लिमिट तक आया उसके बाद में क्या, हाई प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ है। हाई अगर प्रेशर बढ़ाते गए तो क्या हुआ, एक जैसे ही पास में आया इस पॉइंट पर जब हमने प्रेशर मैक्सिमाइज कर दिया कि उसके बाद वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते, वो जितने पास में आ सकते उतने पास आ चुके हैं। उसके बाद में मन में कौन डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर आ जाते जा रहे हैं।
बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? वही जो मैं बात बता रहा था अभी। वी एम ऊपर वाला क्या किसको डिनोट कर रहा है? रियल गैस के मोलर वॉल्यूम को। और वी नॉट एम किसको डिनोट कर रहा है? परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम को। बात समझ में आई? और मोलर वॉल्यूम परफेक्ट गैस का या आइडियल गैस का किसको फॉलो करता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। और किसको फॉलो करता है? देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी वी वाई एन इक्वल टू आर टी। तो हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पी वी नॉट इक्वल टू आर टी। वी नॉट क्या है? मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस या फिर मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस। तो यहाँ से वी नॉट क्या निकल के आया? आर टी बाय पी। बात समझ में आ रही है? यही हमने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। सॉरी। तो z के एक्सप्रेशन में अगर इसको फिट करके देखें तो क्या निकल के आया है? z क्या है हमारा? वी एम रियल y वी नॉट एम, जो कि किसके लिए है? आइडियल के लिए। ठीक है, तो आइडियल का मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ से, क्या निकल के आ गया? आर टी बाय पी। इधर लिखा मैंने तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? वी एम रियल इक्वल टू जेड आर टी बाय पी। या फिर मैं लिख सकता हूँ इसी को ही, पी वी एम रियल इक्वल टू जेड आर टी। बात समझ में आई? क्या एक्सप्रेशन निकल के आया है अपना? पी वी एम रियल इक्वल टू जेड आर टी। देखो, ठीक है, यही आया है। अब कोई अगर आइडियल गैस है वहाँ पे z की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो पुट करके देख लो, z अगर मैं 1 पुट करूँ तो यही निकल के आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर z 1 हो जाए इस एक्सप्रेशन में तो। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है? अभी ये हमने रियल गैस के लिए लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर आइडियल गैस के लिए मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर लिखना चाहूँ तो z इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा उस कंडीशन में। क्यों z 1 क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? वी एम रियल इक्वल टू जो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल है वही मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये जो इंटरेक्शन रिपल्सन है इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है रियल गैस में। इसकी वजह से ही वो जो आइडियल बिहेवियर है उससे डेविएट कर जा रही है। बात समझ में आई? अब देखो, हाई प्रेशर पे क्या बात होगी समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा है, इफ़ प्रेशर इज़ हाई, ठीक है, देखो हाई प्रेशर पे हम कह रहे हैं कि ऑल दी गैसेस हैव z ग्रेटर देन 1। क्या रीज़न क्या है बताओ? हाई प्रेशर होगा इसका मतलब क्या है बताओ? कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में, जितने पास पास में आने थे आ रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, उसकी वजह से क्या होगा? रिपल्सन डोमिनेट करेगा। रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो मतलब क्या होगा? एक्सपेंसन होगा। एक्सपेंसन होगा तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बढ़ जाएगा, जो रियल गैस के लिए है। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। किससे? वी नॉट एम या फिर वी एम आइडियल से। बात समझ में आई? वापस रिवाइज करा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिपल्सन डोमिनेट करेगा। रिपल्सन डोमिनेट करेगा उसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिपल्सन है तो क्या होगा? एक्सपेंसन होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो वी एम रियल ज़्यादा होगा बजाय कि वी एम आइडियल के। तो z क्या लिखते हैं हम? z लिख रहे हैं वी एम रियल बाई वी एम आइडियल। तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, अगर क्या लिख रहे हैं? वी एम रियल बाय वी एम आइडियल अगर हम लिख रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है अगर वन मतलब नीचे वाली वैल्यू से, तो z क्या हो गया हमारा? ग्रेटर देन 1 निकल के आ गया।
तो हाई प्रेशर पे z ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत आराम से समझ पा रहे हैं। अब देखो, अगर इंटरमीडिएट प्रेशर है या फिर मॉडरेट प्रेशर है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जिसको हम मॉडरेट प्रेशर बोल रहे थे इतनी देर से, वहाँ पे क्या होगा, z लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 होगा z लेस देन, समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंटरमीडिएट प्रेशर है तो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डोमिनेट करेगा वो कौन करेगा, एट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और अभी वाले में क्या था, रिपल्सन डोमिनेट कर रहा था। अगर हाई प्रेशर था तो रिपल्सन डोमिनेट कर रहा था, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अभी मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब समझो, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कम जगह ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो गया। और z क्या है हमारा, z क्या है, इधर बता देता हूँ मैं इसको। z क्या है, वी एम रियल बाय वी एम आइडियल, यही तो है z। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू कम हो गई है तो z क्या हो गया है हमारा, लेस देन 1। बात समझ में आई? बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ चीज़ें डायरेक्ट दी हुई हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें कर रहे हैं। वही सारी बात मैंने समझाई हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें समझाई थी कि फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया है। z इक्वल टू, ये वाला भी फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर की टर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, एक गैस एट 250 केल्विन एंड 15 atm हैज़ मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर दैन द मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एक गैस का जो मोलर वॉल्यूम है यहाँ पे, वो उसका एक्चुअल जो मोलर वॉल्यूम होना चाहिए था 20%, जो आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम होना चाहिए था उसे 20% कम है। मान लिया आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम कितना है, 100, तो 20% कम, इसका मतलब कितना है, ये 80 है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि वी एम इक्वल टू 0.8 वी एम आइडियल, यही तो लिखा हुआ है। मतलब z क्या निकल के आ गया, 0.8 निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है? और 0.8 क्या है, लेस देन 1 है। पूछा क्या है यहाँ पे, कि कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बेसिक समझ में आ चुका है तो हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई फार्मूला याद करे कुछ करे, ठीक है। हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि z क्या है, कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, इस रेंज में कैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एट्रैक्शन, जो एट्रैक्टिव फोर्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। अब पूछा क्या है नेक्स्ट में, फाइंड मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। ये जो गैस ली गई है अभी हमारी, जो रियल गैस है उसका मोलर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हैं, कैसे, वही सेम अप्रोच। क्या किया, क्या लगाया है हमने, ये हमने यही लिखा है, ये z इक्वल टू वी एम रियल, जो कि निकालना है, y वी एम आइडियल। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है वी एम आइडियल को, किससे, जैसे अभी मैंने पिछली बार किया था, पी वाई आर टी से। और पी वाई आर टी से रिप्लेस क्यों किया है, कि मेरे को वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 15 atm गिवन है, यहाँ पर 250 केल्विन गिवन है, पी और टी की वैल्यू मेरे पास हैं, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस रियल गैस मिल चुका है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ए गैसियस सैंपल एट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, मतलब z लेस देन 1 है, ठीक है, समझ में आ चुका है। एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, कब एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, जब क्या हो, मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर हो। मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर है और एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो मतलब z लेस देन 1 कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि z क्या लिखते हैं हम, वी एम रियल बाय वी एम आइडियल।
अगर वी एम रियल बाई वी एम आइडियल लिख रहे हैं और एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो मतलब वी एम रियल क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और वी एम रियल कम है, ठीक है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मोलर वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 180 m। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता कि एस टी पी कंडीशन सामने वाले ने ली हुई हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 m की बात कर रहा है एस टी पी पे, ठीक है। हम क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन देखो, Z इक्वल टू वी एम रियल बाय वी एम आइडियल, ठीक है। Z क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो लेस देन 1 है, बात समझ में आई। और वी एम आइडियल की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें, एच टी पी पे क्या आता है 22.4 लीटर, रख दो, क्या आ गया, वी एम रियल कम है 22.4 लीटर से, समझ आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ऑफ ऑक्सीजन एट 180 m 300 केल्विन इज़ 0.9। बात समझ में आ गई। मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर की बात कर रहा है सामने वाला, एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। फाइंड मास इन ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू फिल 1 लीटर सिलेंडर। Z गिवन है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन से वाला, अभी जो बात कर रहे थे, क्या, अरे क्या बात की, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है अभी वाला, यही वाला है। कैसे, यहाँ कहाँ है सर ऐसी बातें, इस फॉर्मूले को Z इक्वल टू पी वी एम, अभी इस फॉर्मूले को मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, ये तो ड्राइव ही किया है हमने, पी वी एम बाय आर टी। वी एम को क्या है, वी एम क्या है, मेरा मोलर वॉल्यूम था, तो वी एम को मैं, वी एम था क्या, वी वाई एन था, इसको यही तो रिप्लेस किया है मैंने, ये करके रिप्लेस, ये फॉर्मूला आ जाएगा Z इक्वल टू पी वी वाई एन आर टी। बात समझ में आई, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी हमने सारी की सारी। तो वैल्यू पुट करने के बाद में नंबर ऑफ मोल्स अपने निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे आ चुके हैं और तुम्हें वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, अगर बेसिक समझ में आ गया है तो। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कर्व दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं हम, देखो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएशन ऑन डेविएशंस, कि प्रेशर से कैसे इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। देखो यहाँ किस किस गैस के बारे में बात की हुई है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और CO2 गैस है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की हुई है। ये Z इधर डिनोट कर रखा है हमने, इधर में प्रेशर ले रखा है, ठीक है। आप देखो बात आ रही है, अगर प्रेशर बहुत कम है, एट प्रेशर वेरी लो, तो सब सारी गैसेस के लिए तो Z कहाँ से शुरू हो रहा है, Z इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। जब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, Z क्या है उस कंडीशन में, अप्रॉक्सीमेटली 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुत लो प्रेशर पे उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बहुत लो प्रेशर पे उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो Z किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन को अलग कर दो इसमें से, हाइड्रोजन का रीज़न क्या अलग बिहेवियर क्यों दिखा रही है उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ अभी। पहले हाइड्रोजन को अलग करके बाकी स्टडी करते हैं, नाइट्रोजन की, CO2 की, बाकी गैसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे गए, थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया हमने, इधर प्रेशर बढ़ाते शुरू गए, तो एक मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर आई। तो मॉडरेट रेंज जैसे ही आ रही है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडरेट रेंज जैसे ही आई प्रेशर बढ़ाने पे थोड़े थोड़े, ठीक है। पहले लो प्रेशर था, बहुत कम प्रेशर था, उस कंडीशन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है पार्टिकल के बीच में, तो Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। फिर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर पे क्या बताया था, कौन डोमिनेट करेगा, एट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। एट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो मतलब क्या होगा कि
कि जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो Z1 से ज़्यादा होगा कि कम होगा, Z1 से कम हो जाएगा। वही हो रहा है दोनों कर्व में, चाहे मैं नाइट्रोजन के कर्व की बात कर लूँ चाहे CO2 के कर्व की बात कर लूँ, ठीक है। दोनों में ही क्या हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। दोनों ही केस में समझ में आ रही बात। फिर भी क्या किया हमने, प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसके बाद भी, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसके बाद में तो क्या होगा, जैसे 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 प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद में क्या कर दिया हमने, रिपल्सन को हावी कराते जा रहे हैं कि जो रिपल्सिव फोर्स हैं वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया। हाई प्रेशर जैसे ही हुआ उसके बाद में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग गए। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब Z greater than 1। तो जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, देखो कर्व Z greater than 1 पे जा चुका है, ठीक है। और अगर कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो Z=1 है, जो आइडियल गैस के कर्व को दिखा रहा है। बात समझ में आई। अच्छा, H2 के केस में क्या है, देखो H2 के केस में हम जो बात करते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ बहुत छोटा है तो उसकी वजह से इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि रिपल्सन होता जाएगा हर कंडीशन में, ठीक है। तो रिपल्सन होता जाएगा तो Z greater than 1 ही रहेगा, चाहे मैं प्रेशर कुछ भी रखूँ। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर की क्या बात कर रहे हैं अपन, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन। देखते हैं क्या है। यहाँ देखो एक बार क्या कह रहे हैं हम, देखो समझ में आ रहा है कुछ, क्या दिखाया हुआ है। यहाँ पे 200 केल्विन है, यहाँ पे 500 केल्विन है, यहाँ पे 1000 केल्विन है। जैसे जैसे क्या है, अगर कम टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर 200 केल्विन है, यहाँ पे 500 केल्विन है, यहाँ पे 1000 केल्विन है, तो यहाँ पे 200 सबसे कम टेम्परेचर है तो डिप इसकी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। कैसे, मतलब समझने की कोशिश करते हैं ना, मतलब कम टेम्परेचर होगा तो समझो, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी पार्टिकल को, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेगी, उस इंटरेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, इंटरेक्शन कम होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँ तो ये डेविएशन है, ये जो डिप है ये कम होता जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल कैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सारे इंटरेक्शन ख़त्म होते होते एक रेंज ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो उस पर आइडियली बिहेव करने लग जाएगा। तो धीरे धीरे क्या समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कि उनके बीच में इंटरेक्शन ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्या लिखा हुआ है, द क्लोजर द गैस इज टू लिक्विफिकेशन पॉइंट द लार्जर विल बी द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। समझते हैं इसको, कुछ जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, एट लो प्रेशर एंड फेयरली हाई टेम्परेचर रियल गैस सो नियरली आइडियल बिहेवियर एंड द आइडियल गैस इक्वेशन इज ओवेड। वही बात कह रहे थे, क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि उस कंडीशन में उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है और प्रेशर ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा खासा है, तो रियल गैस अच्छी खासी डेविएट करेगी आइडियल बिहेवियर से। बात समझ में आ गई, कैसे प्रेशर और टेम्परेचर अफेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। देखो जो समझने की बात है अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब बात कर रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशंस। वान डेर वाल इक्वेशन जैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो वान डेर वाल ने जो करेक्शन माना कि हमें अगर रियल गैस के लिए यही आइडियल गैस वाली इक्वेशन यूज करनी है तो कुछ करेक्शन के साथ हम इसे यूज करेंगे। तो इसने कौन कौन से फैक्टर, जिन्हें हम आइडियल गैस के केस में नेगलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए। तो फर्स्ट फैक्टर क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, दी मॉलिक्यूल इन अ गैस आर पॉइंट मासेज एंड पजेस नो वॉल्यूम। आइडियल गैस के केस में हमने क्या बोला कि इन जो ये गैसियस पार्टिकल हैं इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो मतलब मॉलिक्यूल की मोशन के लिए मैं जो वॉल्यूम मान के चलूँ
तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो पूरा अवेलेबल है। ये आइडियल गैस की थ्योरी मान के चलते थे हम, ठीक है। दूसरा आइडियल गैस में हमने क्या माना, हमने माना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो है ही नहीं। आइडियल गैस के लिए हमने क्या मान के चले थे, एक तो कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है। बात पे ध्यान दें, यहाँ पे बोला है अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो जो करेक्शन है इन्हीं दो प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। क्या मतलब, वंडरवाल ने क्या माना, वंडरवाल ने माना कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बात समझ में आई। यहाँ मैंने दिखाया है कि ये जो गैसियस वॉल्यूम हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ ध्यान दो, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, मान लिया कि वॉल्यूम v ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो, तो जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं उनके लिए मूवमेंट के लिए कितनी जगह बची, पूरा वॉल्यूम v नहीं है, v माइनस वी बचा है। लेकिन आइडियल गैस के लिए ऐसा नहीं है। आइडियल गैस के लिए जो आइडियल वॉल्यूम हम लिखते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम ही लिखते हैं वो, हम उसमें से कोई भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं हटाते हैं। बात समझ में आई। देखो क्या कह रहे हैं हम, वॉल्यूम बी ऑफ एन आइडियल गैस इज सेम एज कंटेनर। ये हमने लिखी हुई है टर्मिनोलॉजी, बस उसी के बारे में बात की हुई है, ठीक है। अब देखो तो रियल गैस का वॉल्यूम यहाँ से क्या निकल के आया, रियल गैस का वॉल्यूम निकल के आया है हमारा वी माइनस बी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज देयर फॉर आइडियल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई। अच्छा बी क्या है, ये जो बी दिखाया है हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो क्या है, बी इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल ऑफ गैस। ध्यान दो क्या लिखा है हमने, पर मोल ऑफ गैस के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, आगे की स्लाइड से पता चलेगा हमें। तो इक्वेशन करेक्ट करके हमने लिखी है वी माइनस वी, इतना वॉल्यूम है। ये मैंने अभी क्या बोला कि बी क्या है, पर मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर एन मोल है तो क्या लिख दूंगा मैं, वी माइनस एन बी। बात क्लियर है। अब बी को समझने की कोशिश करते हैं कि बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतनी देर से हम बोल रहे हैं, ये है क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम इसको, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। देखते हैं बी को क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करी हमने बी के लिए। ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो कि कांस्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक है गैस के लिए, मतलब गैस टू गैस वेरी करेगा। बात समझ में आई। हमने क्या लिखा है देखो, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है, मैंने दो मॉलिक्यूल दिखाए हैं यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मॉलिक्यूल इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही अप्रोच कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कितना पास आ सकते हैं, जितने दिखाए हुए हैं इससे ज़्यादा पास आ नहीं सकते। मतलब क्या कह दूँ मैं कि दे कांट अप्रोच ईच अदर क्लोजर देन आर डिस्टेंस टू आर। मतलब ये जो डिस्टेंस है टू आर, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते ये कभी भी। इसका मतलब क्या है, द स्पेस इंडिकेटेड बाई द डॉटेड स्फीयर हैविंग रेडियस टू आर विल नॉट बी अवेलेबल टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं हम, दे कांट अप्रोच ईच अदर क्लोजर देन अ डिस्टेंस टू आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्पेस हमने दिखा रखा है टू आर रेडियस का, ये जो डॉटेड स्पेस दिखा रखा है हमने, ठीक है, इस तरीके से ये जो दिखा रखा है, ये विल नॉट बी अवेलेबल टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। कोई भी गैस मॉलिक्यूल आएगा उसके लिए ये अवेलेबल नहीं है। समझ में आई बात। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है क्या, देखो क्या लिखा है हमने कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स
ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं जितना मैक्सिमम अप्रोच कर सकते थे अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है हमारा फॉर टू मॉलिक्यूल्स कितना है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन r किसके बराबर है, ये है r के बराबर, जो डॉटेड स्फीयर है जिसमें कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। इतनी जगह रिजर्व है भैया, यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या लिखा है मैंने, 4/3 पाई 2r क्यूब। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको, क्या आ गया ये निकल के 2 की पावर क्यूब की करी तो 8 निकल के आ गया। तो क्या निकल के आ गया 8 × 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन ध्यान दो किसके लिए लिखा है मैंने, फॉर टू मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के लिए लिखना है मेरे को तो क्या कर दूँ मैं, बाई 2 कर दूँ। तो बाई 2 मैंने किया तो क्या निकल के आ गया 4 × 4/3 पाई r क्यूब निकल के आ गया एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अच्छा क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये क्या है, क्या निकल के आया, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो है, ये बी ही तो है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो है। एक्चुअल वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना निकल के आया 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना निकल के आया है 4 × 4/3 पाई r क्यूब। यहीं ये लिखा हुआ है 4 × Vm। ठीक है, Vm इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, ये 4 × वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल के बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इस तरीके से हम बी की कैलकुलेशन की, बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, ये पर मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू निकल के आ गई है। तो मैं पर मोल के लिए वैल्यू लिखनी है, क्या करेंगे, अरे मोल में और मॉलिक्यूल में, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na लिख सकते हैं। ठीक है, और n मोल के लिए अगर लिखना चाहें ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे लिख देंगे V-NB। बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर करेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, डायरेक्टली क्या है कि सीधा सीधा लिख देते हैं ना, तो ये पता होता है कि रीज़न क्या है, तो हमें रीज़न पता होना चाहिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने पास होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं इन चीज़ों को, देखो क्या लिखा है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। ध्यान दो, एक तो है ये यहाँ पे वॉल के पास वाला, ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉरी, एक तो है ये वाला मॉलिक्यूल और एक है ये। ठीक है, दोनों में ख़ास बात क्या है, दोनों में एक चीज़ देखो क्या हो रहा है, अ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ अ गैस इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स। मतलब ये जो इंटीरियर में है, बीच में कहीं पे है, ये हर तरफ से इंट्रैक्शन जो भी है मॉलिक्यूल्स की तरफ से वो बैलेंस्ड है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बैलेंस्ड है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो वॉल को स्ट्राइक करने वाला है, ये वाला मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, इन तीन तरफ से तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है इस फोर्स लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है, तो मतलब ओवरऑल क्या है इसका, इनवर्ड पुल है। ठीक है, अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं मॉलिक्यूल इफेक्टिव, ये इन्होंने क्या किया, इधर वाले ने और इधर वाले ने तो क्या किया, एक दूसरे के अट्रैक्शन को कैंसिल आउट कर दिया, तो ओवरऑल क्या आया, इनवर्ड पुल आया ना। इसको तो बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं उधर। बात समझ में आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट स्ट्राइक्स द वॉल with reduced velocity and the actual pressure of the gas will be less than the ideal pressure। ये बात समझ में आई नहीं आई, मतलब क्या हुआ, ओवरऑल अगर इनवर्ड पुल है अंदर की तरफ, एक तो देखो अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन है, और ओवरऑल क्या है कि अट्रैक्शन की वजह से ओवरऑल इनवर्ड पुल है, तो उतना इफेक्टिवली ये वॉल को स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, और वॉल को उतना इफेक्टिवली स्ट्राइक नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या है, इसका जो एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस है वो आइडियल प्रेशर से कम होगा। समझ में आई बात, कितना कम होगा, मान लिया कुछ ये स्मॉल पी जो मैंने दिखा रखा है कुछ इतना कम होगा। ठीक है,
तो पी आइडियल क्या लिख दिया मैंने, ये है पी रियल, ये है पी रियल, जो ये प्रेशर इस दीवार पर लगने वाला है इसकी वजह से, जैसे ये दीवार को हिट करेगा इधर तो ये जो प्रेशर लगेगा इसकी वजह से दीवार पर। और ये स्मॉल पी क्या लिखा है मैंने, स्मॉल पी है वो करेक्शन, ठीक है, कि जितना ये कम हो रहा है आइडियल से। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये बात समझ में आ रही है? ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगी इन दोनों की ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे। कौन से दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे? यहाँ ध्यान दो, यहाँ बहुत क्लियर डायग्राम है, यहाँ समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वॉल को हिट करने वाला ये मॉलिक्यूल ए टाइप मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है कि जो बी टाइप मॉलिक्यूल हैं इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शन के थ्रू इधर इनवर्ड पुल कर रहे हैं अंदर, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, सॉरी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है, और इफेक्टिवली जितना प्रेशर इसे अप्लाई करना चाहिए था वॉल पे उतना नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़, ये प्रेशर वॉल पे कितना अप्लाई करना चाहिए था, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ये जो स्मॉल पी मैं दिखा रहा हूँ ये डिपेंड कर रहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन पे, सी ए इंटू सी बी। बात समझ में आ रही है? ये ए टाइप मॉलिक्यूल और ये बी टाइप मॉलिक्यूल, इनकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। बात समझ में आई? क्या लिखा? तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम है दोनों की, उसी सॉल्यूशन, सेम वॉल्यूम भी वही है, सब कुछ सेम है, मोल्स भी वही हैं, ठीक है। तो एन वाई वी इंटू एन वाई वी क्या निकल के आ गया, एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाया एक कांस्टेंट निकल के आया, पी इक्वल टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है। तो करेक्शन लिख दिया हमने, करेक्शन की फॉर्म में क्या लिख दिया, पी आइडियल इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन क्या बन गई अपनी, अब इसमें दोनों ही करेक्शन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, एस पी वी इक्वल टू एन आर टी में क्या मिल गया अपने को, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एन की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या आ गया, ठीक है, एन की वैल्यू 1 प्लेस करने के बाद में एक क्वेश्चन आ जाएगी। अच्छा, ए और बी हमें नई टर्म्स ही लग रही हैं, ये क्या है, ये दोनों वान डेर वाल कांस्टेंट है, ठीक है। ए और वी क्या है, वान डेर वाल कांस्टेंट हैं, और किसके लिए, हर एक गैस के लिए वेरी करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे इनकी यूनिट क्या हो जाएंगी, डायमेंशनल एनालिसिस से इनकी यूनिट लिख सकते हैं। ए की यूनिट क्या होगी, ATM लीटर स्क्वायर बाई मोल स्क्वायर, ठीक है, और बी की यूनिट क्या होगी यहाँ से, मीटर क्यूब बाय मोल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, हमने रियल गैस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन लिख दी, लेकिन इस इक्वेशन की कमी सबसे बड़ी क्या है ये बताओ। ध्यान दिया होगा कि इसने रियल गैस का करेक्शन किया तो है, रियल गैस के लिए चीज़ें अप्लाई तो करी हैं, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन माना है वो एट्रैक्शन माना है, कि मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। इसने कहीं भी रिपल्सन नाम की बला का कोई जिक्र नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग रिपल्सन कहीं है ही नहीं। लेकिन हमने क्या बताया कि जो मैक्सिमम प्रेशर होगा तो उस केस में रिपल्सन डोमिनेट करेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आया मैंने क्या बोला? ध्यान दो इस बात पर। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या रह गई कि इसने कहीं भी रिपल्सन का कोई जिक्र नहीं किया है। समझ पा रहे हैं हम इस बात को? अब देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन पर देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले कभी यूज कर लेते हैं हम सीधे सीधे, तो हम यहाँ पे समझेंगे उनको, बजाय कि रट्टा मार के सीधा यूज करने के, ठीक है। क्या लिख रहे हैं देखो, अगर प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है इसका मतलब क्या है, सॉरी, जो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म डिफाइन कर रखी हैं, एट लो प्रेशर, और ध्यान दो इधर एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। मतलब जो हम मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे थे एक तरीके से, उसको इसने लिखा हुआ है एट लो प्रेशर, ठीक है, और एट हाई प्रेशर तो इसने अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अपनी टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर है, ठीक है, उसी से हम चलेंगे। अच्छा ध्यान दो, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर मतलब क्या बताया कि प्रेशर बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो कोई करेक्शन की तो कोई बात ही नहीं आ रही है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू आर टी आ जाएगा, ठीक है। सेम बात अगर हाई टेम्परेचर पे करें, हाई टेम्परेचर पे भी सेम हाल होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम, अगर हाई प्रेशर है,
अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में कौन डोमिनेट करेगा, बताया था रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो मतलब जेड की वैल्यू क्या आने वाली थी, 1+ कुछ आने वाली थी, 1 से ज़्यादा आएगी ना, तो 1+ कितनी आई है वो इस फॉर्मूले की वजह से हमें पता चल गया। कैसे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, यहाँ ध्यान दो, क्या फॉर्मूला था, P+n² / v² b - nv = nRT। और 1 मोल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो P+a/v² v - v = RT। अब इसमें ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं हम, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है, तो मतलब ये जो एट्रैक्शन वाली टर्म है, यहाँ ध्यान दो, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो क्या हो गया, जो ये एक्सप्रेशन था हमारा P+a/v² v - v = RT, तो ये टर्म गई, क्योंकि ए किसको डिनोट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को डिनोट करता है, अट्रैक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अब ध्यान दो कि मैंने ये क्यों उड़ाई है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये टर्म गई ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या रहेगा एक्सप्रेशन, अपना एक्सप्रेशन रहेगा P(v - v) = RT, यही लिखा हुआ है, PV = RT + PV, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ हमने खोल के बता दिया है। RT को नीचे ले गए तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 + PV/RT आ गई, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से सेम ऐसे लो प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो जो एक्सप्रेशन था हमारा P+a/v² v - v = RT, ये टर्म क्या क्या कह रहे हैं, प्रेशर कम है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इंटरेक्शन डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये टर्म रहेगी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो मतलब, तो वी ये जो स्मॉल वी का करेक्शन है, इसका कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाता, तो मतलब एक्सप्रेशन रह क्या जाएगा, P+a/v² मल्टीप्लाई में v = RT, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिखना चाहें तो इसको क्या बन गया, ये P+a/v = RT, तो RT से डिवाइड करके लिखा PV/RT, ठीक है, क्या बन गया, एक्सप्रेशन मिल पा रहा है अपने को, और 1 से लेस देन आना चाहिए था, तो मिल पा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई बहुत आराम से। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर था वो क्यों था, वो यहाँ बात हमने वहाँ बता भी थी, एक बार यहाँ भी देख लो, क्योंकि बहुत कम मास होने की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल है, मतलब ए टर्म जो है वो बहुत कम है, ठीक है ही नहीं, वो एक तरीके से एक्सट्रीमली स्मॉल, और ये टर्म बहुत कम है तो वो टर्म ही नेगलेक्ट हो गई पूरी की पूरी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो टर्म हम लिख रहे हैं ये टर्म ही नेगलेक्ट हो गई, ये टर्म नेगलेक्ट हो गई तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, यही वाला एक्सप्रेशन जो हम लिख रहे थे यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया, तो मतलब Z क्या आया, 1 से ज़्यादा आया निकल के, बात समझ में आई। यहाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर की हैं, रियल गैस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट करने वाली चीज़ें थी, सीधा जिनको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, जिनको समझने में दिक्कत होती है, उन सब की हमने बात की कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बिना इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है। और लेक्चर की PDF जैसा मैंने बताया कि टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन डालता रहूँगा, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन शुरू कर लेंगे हम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू।